वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां। कोशिशूं जेके आहिनि उहे जारी आहिनि। कोशिशूं किथे पहुतियूं आहिनि ऐं कहिड़नि रुखनि ते कोशिशूं हलनि थियूं, उन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। पर ॿ अहम नुक़्ता जेके सांगी साहब बयानु कया हुआ त आइनी तरमीम में नुक़्ता कहिड़ा हाणे शामिल कया पिया वञनि, छाकाणि त हुकूमती जेको मसइदो जेको शेयर थियो हुयो मौलाना फज़ल रहमान साहब सां, उनजे बकौल हुन उहो सॼो मसइदो रद्द करे छॾियो हुयो। हाणे कहिड़ा नुक़्ता आहिनि जेका पीपल्स पार्टी JUI जे विच में मज़ाक़रात जो हिसो आहिनि, ऐं उनखां अलावा जेको ॿी ॻाल्हि आहे त इहा नंबर गेम कीअं पूरी थींदी। एजाज़ अहमद साहब ॾे हलूं था। एजाज़ अहमद साहब, ये दो बुनियादी अहम नुकात जो सांगी साहब ने अपने तबसरे में कहे हैं, इसके हवाले से क्या हो रहा है? एक तो जैसे फौजी अदालतों का मामला है, फौजी अदालतों का आपको पता है केस भी अदालत में है और उसका फैसला भी होना बाकी है, हतमी फैसला उसका आना है नजर सानी की अपील का। तो लेकिन ये मामला, मेरा ये ख्याल है कि फौजी अदालतों का मामला हुकूमत इसमें टच नहीं करेगी। जो फाइनल मामला होगा, ताहम मौलाना फजल रहमान को फौजी अदालतों से ज्यादा जो मसला है वो एक्सटेंशन के मामले से है। और पिछले दिनों में मौलाना गफूर हैदरी का वो बयान भी आया था जिसमें उन्होंने काजी फायज ईसा के हवाले से कहा था कि हम उनकी तौसीह को वोट नहीं करेंगे मुबारक सानी केस की वजह से। ताहम ये मामला अभी चूंकि अंडर डिस्कशन है और ये अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इसमें जो एक्सटेंशन का मामला है वो हुकूमत शामिल नहीं रखेगी, क्योंकि एक्सटेंशन अदरवाइज भी जो है वो फौजी एक्सटेंशन जो है आर्मी चीफ की, वो तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। पहले ही जो 25वीं तरमीम हुई थी या 22वीं तरमीम हुई थी उसके तहत वो जो आर्मी चीफ वाली तरमीम थी। लेकिन ये जो काजी फायज ईसा का मामला है एक्सटेंशन का, ये अगर सिर्फ हुकूमत को इतना भी इख्तियार मिल जाता है कि आईनी अदालत का जज पहली बार सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे तो भी ठीक है। इसमें हुकूमत ज्यादा से ज्यादा को लीडर ऑफ दी अपोजिशन को शामिल कर सकती है, और लीडर ऑफ दी अपोजिशन अगर शामिल हो जाते हैं उसमें तो वो हुकूमत अपोजिशन की लीडरशिप तब्दील करने की भी कोशिश कर सकती है। कुछ इस तरह के मामला हो सकते हैं, लेकिन अभी ये इन पर कुछ कहना अभी बिल्कुल कबल वक्त है। ताहम वो जो फिर जजिस की अपॉइंटमेंट का मामला इसमें शामिल हो जाएगा। जहां तक वोटों की बात है तो अगर तो JUI मान जाती है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर JUI नहीं मानती है तो फिर यकीनी तौर पर हुकूमत को सेनेट में इशू है, और सेनेट में फिर हुकूमत को बंदे तोड़ना पड़ेंगे PTI के। और PTI की इस वक्त जो दाखिली सूरत हाल है उसमें मुझे ये लगता है कि PTI के चंद सेनेटर्स जो हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि पार्टी क़यादत कुछ कहती है, फिर इमरान खान के और क्या पार्टी क़यादत के दरमियान जो कोहिजन दिखाई देता है वो सामने वो एक्चुअली मौजूद नहीं है। पार्टी क़यादत इमरान खान को ही हिदायत देते हैं, पार्टी क़यादत उस पर किसी और तरह से अमल करती है। फिर आईनी तरामीम का मामला जो है वो खुफिया बैलेटिंग होती है, तो इसलिए जो है वो कोई ऐसा मामला जो है वो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, PTI के लिए कि अपने अरकान को संभाल कर रखें। इसीलिए PTI की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अपने सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को खैबर पख्तूनख्वा ले जाए, जो कि इस वक्त मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को तो सिवाय एहतजाज के और कोई फिलहाल कोई और दूसरा काम मिल भी नहीं रहा। वो अपनी हुकूमती कारकर्दगी पर भी तवज्जो नहीं दे रहे इस वजह से। तो ये मामला इसी तरह चलेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मौलाना फजल रहमान से बात ना हुई तो फिर हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है वो जो डिफेक्शन वाला रास्ता है वो अख्तियार करेंगी। उतने देर में कल चूंकि समाअत हो रही है 63A की वजाहत के हवाले से और नजरसानी के हवाले से, तो वो उसमें भी ये तय पा जाएगा, क्योंकि आइन की जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी इंटेंट देखना भी जरूरी है और स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना जरूरी होती है। अब स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि आप वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट जब आपका पार्टी लीडर आपको ये मना कर देगा और वो आपको डिसीट कर देगा तो फिर आप जो है वो आवाम से पूछेंगे कि जो मैंने वोट किया था वो ठीक था या नहीं, और आवाम फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ आवाम का जो हक राय दही था इस मामले पर वो खत्म कर दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट और बंदियाल कोर्ट की जानिब से, तो वो हुकूमत वो उसको बहाल कराना चाहती है। तो मुझे ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत को कम से कम इस हद तक सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जहां तक मैं समझा हूं कि डिफेक्शन लॉ जो है, क्लास जो है वो तब लागू होती है जब लीडर ऑफ द हाउस का के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो या उसकी इलेक्शन का मामला हो, और दूसरा जो अपना फाइनेंस बिल हो। इन दो के अलावा तो जो बाकी मामला हैं उस पे तो हर मेंबर जो है अपना विल के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकता है।
میرے جو سمجھ ہے ڈیفیکشن لا کے حساب سے وہ یہ ہے، آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تیسری شک اس میں جو نا اس میں تین معاملات ہیں، دو تو وہ جو آپ نے بتائے اور تیسرا آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی ایکچولی جو فلور کراسنگ کا ایشو بنا تھا وہ تو آئینی ترمیم کے حوالے سے زیادہ بنا تھا نا، اور پھر لیڈر آف دی ہاؤس کے انتخاب کے حوالے سے، تو ایک بجٹ ہے، دوسرا فائنینس بل ہے، دوسرا آئینی ترمیم ہے، اور تیسرا جو ہے نا یہ لیڈر آف دی ہاؤس یا اسپیکر کا انتخاب ہے۔ تو ان تینوں معاملات کے حوالے سے یہ پابندی ہے فلور کراسنگ کی، اور لیکن وہ جو بلاول نے بات کی ہے دنیا بھر میں ضمیر کے ووٹ کی، کہ دنیا بھر میں ہر رکن کو یہ اجازت ہوتی ہے، پاکستان میں ذرا چونکہ معاملات جو ہے وہ اس کو گھوڑوں کی خریداری یا ہارس ٹریڈنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس لیے پاکستان میں ذرا اخلاقی دباؤ دوسری قسم کا ہے۔ تاہم جو انٹینٹ آف دی فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک رکن اپنی مرضی کا ووٹ کرے اور پھر بعد میں وہ ڈی سی ہو کر عوام کے پاس جا کر یہ پوچھے کہ جو میں نے ووٹ کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں، اور عوام اس کا فیصلہ کریں۔ سانگی صاحب تہاں نے اچوں تھا پان کل بھی ڈسکس کیو سوں، ٹریوڑی بھی ڈسکس کیو سوں آئی ایم ایف کے حوالے سے وفاقی بیوروکریسی جے گھٹ تھیण جی گال ہوئی، وزیر خزانہ صاحب جی جیکا پریس کانفرنس ہے تہاں جے نظر ماں بھی گزری آ، چھا تھا سمجھو 6 ہزار 1.5 لکھ اسامیوں ختم کرنے کی گال کئی آ وزیر خزانہ، پر فضل اللہ قریشی صاحب پان کے جیکا کلو کے پروگرام میں گفتگو کئی تھی، یہ جیکے معاملہ ہیں یہ تمام تھوڑا معاملہ ہیں، پینٹس ہیں، ہنن کے تمام وڈی ڈراسٹک جیکا تبدیلی آنی پوندی، ہن جو یہ چوڑ ہو تو ڈویژنز وفاقی حکومت کے ختم کرنی پوندیوں، تہاں انہی سجے جیکو معاملے کے کیئں تھا ॾिसो؟ ॾिसो इन में हिकिड़ी शइ त इहा आहे त जेके हिननि वज़ायत जो 1.5 लख नौकरियूं ख़तमु था कयूं, असल में छा आहे त गुज़िरियल दफ़े जॾहिं बजट पेश पिए कयो त उन मौक़े ते इहा ॻाल्हि आई हुई त कोई 72-75 हज़ार जेके जारियूं आहिनि उहे ख़ाली आहिनि, तंहिंजे करे हाणे उन्हनि ते भर्ती न थी। हाणे मूंखे इहो थो लॻे त जेको अंग ॾियनि पिया उहो इहो ई हूंदो त जेके ख़ाली आहिनि वाधू उहे जेको साल ॿिनि में 6 महीननि में जेके ख़ाली थींदियूं उहे न भरींदासीं, ऐं उन जे नतीजे में इहे जेके वैकेंसीज़ आहिनि ख़तमु थींदियूं। उन में मूंखे नथो लॻे त कंहिंखे को तमामु थोरो अंग वञी ॾियंदो जेको कंहिंखे चए भई नौकिरी मां कढियो वियो या उनखे जेको उन पूल में विधो वियो त ठीकु आहे ॿिए कंहिं ते अकोमोडेट था कनि उहो कयो वियो। असुल शइ जेका आहे त जहिड़े तरीक़े सां असांजी ब्यूरोक्रेसी असांजी हुकुमरान जेके पर्क्स ऐं प्रिविलेजिस जंहिंमें मतिलबु गाॾियूं ॿिया जेके माली शयूं उहे शामिलु थियनि थियूं त उहे जेसिताईं नथा घटाए वञनि। ॿियो इहो त जेको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आहे जेको गैर तरक़ियाती ख़र्च आहिनि उन खे घटाइण जी ॻाल्हि आहे, उन जे घटाइण जी ॻाल्हि न पई कई वञे, उहा ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे। ऐं प्लस इहो जेको कल्ह पाण डिस्कस कयोसीं पिए त इहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे त गैर तरक़ियाती जेके ख़र्च उहे घटाइण, एक्सपोर्ट वधाइण, पाड़े वारनि सां जेको आहे सो वापार खे वधाइण, ऐं घटि में घटि जेके शयूं आहिनि उहे अहिड़े नमूने सां खणी वञनि जेके फौरी तौर ते मतिलबु असांखे न पियूं खपनि उन्हनि खे पासे रखनि। इहो ॾाढो हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट थींदो आहे ऐं इन खे हिकिड़ो स्टेट खे हिकिड़ो सोशल वेलफेयर ॾे वठी वञनि। प्लस इहा ॻाल्हि जेका जीअं फज़ल कुरैशी साहिबु कल्ह ॿुधाई पए उहा ॾाढी अहम आहे त असां करियूं इहो था त जेके ख़र्च करियूं था ऐं उहो जेको ख़र्च थिए थो उहो दरअसल माण्हुनि खे कंहिंखे ॾेई नथो सघे, उहो ॾाढी हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे। मिसाल जे तौर ते हिकिड़ो सिंध में दोस्तनि जेको कयो ऐं उन में इहो आहे त सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वॾे पैमाने ते कुझु भर्तियूं करियूं, कुझु तरक़ियूं करियूं, ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे, पर सोशल वेलफेयर में जेके असां वटि जेके डेवलपमेंट सेक्टर में तंज़ीमूं गैर सरकारी तंज़ीमूं कमु कयो पए उन्हनि खे त असां आदि आरडियो वेठा आहियूं त माने सोशल डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे उन खे नए सिरे सां ॾिसण जी ज़रूरत आहे, उन में जेको माण्हुनि ताईं पहुच थियण जी ज़रूरत आहे। बाक़ी ही आउं बि सम्झां थो त इहो जेको आहे सो आहे भाषा। अच्छा एजाज अहमद साहब, इलेक्शन कल आप नहीं थे, हमने डिस्कस किया था, फजल कुरैशी साहब हमारे साथ थे, IMF ने जो शराइत रखे हैं उसमें जो सूबों की बजट हैं सूबों के एक्सपेंडिचर्स पे भी अब उसको मॉनिटर किया जाएगा। उसके अलावा ये रखा है कि अपना जो
NFC है उसको रिव्यू की हिदायत की गई है IMF की तरफ से। और फिर जो बाकी मामलात हैं उसमें जो पूरे जो स्ट्रक्चर है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का और उसमें जो अपना गवर्नेंस का जो अपना एक्सपेंसेस हैं वो घटाने की बात की गई है। और उस हवाले से जो 6 वजारतें कम करने की बात की है वजीर खजाना ने और 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने की बात की है। तो इस वक्त बिलाल भुट्टो जरदारी साहब को कल भी हमने उसको डिस्कस किया था कि उसने अपनी कैंपेन के अंदर कहा था कि वो अपना 18वीं तरमीम के बाद जो डुप्लीकेशन है डुप्लिसिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज है जो वफाक सूबों को डिवाल हो गई हैं वो वफाक को अब नहीं रखनी चाहिए वो खत्म करेंगे तो 300 अरब रुपए बचेंगे। क्या हो रहा है उस स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि ये काफी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर और वफाकी स्ट्रक्चर के अंदर हमें तब्दीलियों की जरूरत है। देखें, हमने इस हवाले से कई कमेटियां माजी में देखी हैं। आखिरी कमेटी डॉक्टर इशरत हुसैन कमेटी थी जिसने बहुत सारी सिफारिशात दी, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो खुद इन पर अमल दरामद नहीं होने देती। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है कि जो निचले दर्जे के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भेज दिया जाए घर, क्योंकि अगर 200 लोग फर्ज कीजिए अगर निकाल दिए जाते हैं किसी एक मिनिस्ट्री से तो वो बड़ा दिखाई देता है कि जनाब हमने 200 लोग निकाल दिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन 200 लोगों पर उठने वाला एक्सपेंडिचर 2 ब्यूरोक्रेट्स पर उठने वाले एक्सपेंडिचर के बराबर भी नहीं होता। तो जरूरत इस बात की समझी जाती है हमेशा के जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको छोटा किया जाए। फिर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ये ब्यूरोक्रेटिक जो अखराजात हैं ये एक बड़ा हिस्सा है उसका। दूसरा और जो उसके शोबे हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के उनको कम करने की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसने उस सोशल वेलफेयर को आवाम के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला बना दिया है, बल्कि एक इंतकाम की सूरत दे दी है। आवाम परेशान रहते हैं उसकी वजह से, लेकिन ब्यूरो हमेशा यही होता है। और फिर जब आप IMF वगैरह से नेगोशिएट करते हैं तो IMF भी ये कहीं नहीं कहता कि अपने लोगों को तंग करें, अपने लोगों को नौकरियों से निकालें। वो ये कहता है कि आप रिफॉर्म्स लाएं। रिफॉर्म हम जो करते हैं सूबाई अखराजात हों या वफाकी, वो रिफॉर्म जो हम करते हैं वो हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों को बेरोजगार कर दें। वो अखराजात कम करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर जजेस से लेकर ब्यूरोक्रेसी को जो फ्री बिजली मिलती है, जो फ्री पेट्रोल मिलता है, जो गाड़ियां मिलती हैं, इन पर आप देख लें ये अरबों रुपए सालाना के अखराजात हैं। इनकी तरफ कोई तवज्जो इसलिए नहीं दी जाती कि ब्यूरोक्रेसी खुद इससे मुतासिर होती है और फैसला साफ ब्यूरोक्रेसी है। इसी तरह और दीगर एक्सपेंडिचर हैं। तो हेल्थ के शोबे में आप ले लें तो हेल्थ के शोबे में हम कई NGO को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो फॉरेन फंडिंग भी रहती है लेकिन डोमेस्टिक फंडिंग भी ले लेती हैं। उनको रेगुलराइज करने की जरूरत है। हेल्थ हमारे यहाँ एक हमेशा से एक कंसर्न रहा है, एजुकेशन हमारे यहाँ हमेशा से कंसर्न रही है। और फिर हमारा आइन एक मसला ये भी है कि हमारा आइन भी ये कहता है कि बच्चा पैदा होना है और उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत ने उसको नौकरी देनी है, रियासत ने उसको तालीम देनी है, रियासत ने उसको सेहत देनी है। अब रियासत इन 3 स्टेप से बैकआउट कैसे कर सकती है ये सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इसके लिए कोई दरमियान का रास्ता निकालना होगा। इसका ये रास्ता नहीं है कि आपने 6 वजारतें कम की वफाक से और 1.5 लाख आदमी बेरोजगार कर दिया। आप सुबह अपने अखराजात में से उनको तनख्वाह दें, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी पर कट लगा सकते हैं कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी का साइज जो है वो इस वक्त 1.5 लाख ब्यूरोक्रेट्स जो है 17 से लेकर 22 तक के, फिर स्पेशल ग्रेड्स में M1 से लेकर M9 तक के ग्रेड्स में, उनको आप निकालें, उनको कम करें। उनकी तनख्वाहें किसी की 50 लाख है, किसी की 60 लाख है, कई लोग 1-1 करोड़ ले रहे हैं। उन पर आप तवज्जो दें, उनको कम करने पर तवज्जो दें। लेकिन हमारे यहाँ बस यही मसला है कि हम गरीब आदमी को नौकरी से निकालना चाहते हैं ताकि दुनिया में शोर डालें कि देखें हमारे यहाँ बेरोजगारी का फैलाव आ गया है।